बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? बेसिकली दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आगे फर्दर उसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज बना दी गई थी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगो और मोनोसैकेराइड हमने डिस्कस कर ली हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड। तो लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलीसैकेराइड होते क्या हैं। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट? सिंपल होते हैं या कम्प्लेक्स? ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल नहीं होते बल्कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। उनमें से कहा जाता है फर्दर कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट अगर फॉर्म्स देखें, जैसे मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है, इन तीनों में से ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है? तो मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीसैकेराइड। तो हम लोग कहते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? दीज आर दी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है दे आर ब्रांच। ये मोस्टली किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? ब्रांच फॉर्म में। ठीक है, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बेसिकली। उसके बाद कहा जाता है दे आर टेस्टलेस। दे आर टेस्टलेस, कि इनका टेस्ट नहीं होता। हालांकि हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड सबसे ज़्यादा मीठे, उससे कम मीठे जो उनसे हैं वो ओलिगोसैकेराइड। तो उस कंपैरेटिव अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कम जो या जिनका टेस्ट जो सा कम होता है वो पॉलीसैकेराइड है। इस लिहाज से हम लोग कहते हैं दे आर टेस्टलेस। क्लियर? उसके बाद देखिए इनका मॉलिक्यूलर वेट जो सा होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम लोग कह सकते हैं दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये बड़े होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनका जो वेट है वो भी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं ये बनते किस तरह है पॉलीसैकेराइड। तो जब मोनोसैकेराइड्स मिलते जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं देन हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ किस तरह मिलते हैं, किस तरह ज्वाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। किसकी वजह से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं इनके दरमियान, मोनोसैकेराइड्स के दरमियान। और इस तरह बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड जो उनसे मिलते जाते हैं और हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं दैट आर कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड्स। उनको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं। ये नेचर में देखें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हम लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मौजूद है? पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में। उसके अलावा हमने कहा है ये पॉलीसैकेराइड ब्रांच होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता। अगर दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए बहुत ज़्यादा लेस इन टेस्ट या टेस्टलेस कहते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो उनका इनका वज़न ज़्यादा होता है बाकियों की निस्बत। और ये बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। ये पॉलीसैकेराइड बनते हैं। मोनोसैकेराइड किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। जैसे ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, तीसरा मोनोसैकेराइड है। इस तरह बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलते जाते हैं और मिलते किसके ज़रिए हैं? एक बॉन्ड के ज़रिए, दैट आर कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, अब कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? तो कहा जाता है बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो उनसे है कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप में आता है, क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है।
ठीक है। तो हमने पढ़ा था जब कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन के साथ, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके अंदर पाए जाते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के जो सब यूनिट मोनोसेक्राइड्स हैं वो मिलते जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए, और इस तरह हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। कहा जाता है दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कि कुछ जोन से थोड़ा बहुत पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जोन से हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। जब भी पानी के अंदर इनकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जब इनकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं पॉलीसेक्राइड्स की, इनकी जब ब्रेकडाउन होती है पॉलीसेक्राइड्स की, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, तो कहा जाता है व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड दे यील्ड ग्लूकोज। क्लियर। तो जब भी ये पॉलीसेक्राइड टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी हैं कि जो कि पॉलीसेक्राइड कहलाती हैं, जिनको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, एग्जाम्पल में देखें कौन कौन सी हैं जिनको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। सबसे पहले स्टार्च, नेक्स्ट ग्लाइकोजन, देन सेलुलोज, काइटन, एगर, पैकेटीन एंड डेक्सट्रीन। These are the examples of the polysaccharide। ये सारी की सारी क्या है, These are polysaccharides। इनको हम लोग पॉलीसेक्राइड का नाम, ये सारे के सारे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं काइटन क्या है, ये क्यूटन के साथ कर देते हैं उसको रिजेंबल। क्यूटन एक लिपिड है, जबकि काइटन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये सेल वॉल ऑफ फंगस सेल के अंदर पाई जाती है। काइटन बेसिकली किस में होती है मौजूद, इन द सेल वॉल ऑफ फंगस सेल। फंजाई के जो सेल हैं उनकी सेल वॉल के अंदर जो हार्ड मटेरियल है डेट इज़ द काइटन। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्लियर। तो काइटन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म, डेट इज़ द पॉलीसेक्राइड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आज का, डेट इज़ द स्टार्च। स्टार्च के बारे में देखते हैं कि स्टार्च क्या होती है। स्टार्च के बारे में कहा जाता है ऑर्गेनिज्म जोन से हैं, बेसिकली हम लोग प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में बेसिकली क्या होता है, फूड बनाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा के तो उसमें क्या बनाए जाते हैं, फूड प्रिपेयर की जाती है। तो फूड बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी बन जाता है, ठीक है, जितनी प्लांट को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही फूड वहाँ पे बनती है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं ये। तो ये जो एक्स्ट्रा फूड है उसको प्लांट के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ स्टार्च। तो हम लोग कहते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, डेट इज़ द स्टार्च। मतलब ग्लूकोज मिलते जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग स्टार्च का नाम देते हैं, और बेसिकली ये प्लांट की बात हो रही है। क्लियर हो गया। तो अकरेंस की बात करें, स्टार्च कहाँ पे पाई जाती हैं, प्लांट जोन से है वो अपने किन के अंदर, किन पार्ट्स के अंदर, किन सेल्स के अंदर इसको स्टोर करता है। तो अकरेंस की बात करें, बेसिकली कहा जाता है प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च इन फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद कहा जाता है जो फ्रूट के अलावा ग्रेन्स या सीड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, दाने वगैरह जो से होते हैं, बीज वगैरह, उनके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो से हैं ट्यूबर्स वगैरह जो सी होती हैं,
रूट के ऊपर ये होती है, उनके अंदर भी ये स्टार्च वगैरह को स्टोर किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टार्च क्या है कि प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो क्या होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, उसको हम लोग स्टार्च का नाम देते हैं। और ये मोस्टली किन के अंदर स्टोर किया जाता है फूड को, फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, सीड्स या ट्यूबर्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो कहा जाता है ऑर्गेनिज्म जोन से है, एनिमल्स बेसिकली एनिमल जोन से होते हैं, उनके अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आते हैं फिर? ठीक है, तो बेसिकली जब एनिमल्स ये फ्रूट खाते हैं, ग्रेन्स, सीड या ट्यूबर्स वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जो से स्टार्च की फॉर्म में वो चला जाता है। तो फिर हम लोग कहते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है फॉर एनिमल्स। तो ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का किनके लिए? एनिमल्स के लिए। एनिमल जो कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च की फॉर्म में, फ्रूट से, ग्रेन से, इनसे। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ह्यूमंस जैसा कि मैमल्स वगैरह हर एनिमल, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फिर वो अपनी कार्बोहाइड्रेट किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, फ्रूट से लेते हैं, ग्रेन से, सीड से, ट्यूबर से। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब हम लोग स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट यील्ड ग्लूकोज। पानी को यूज़ करते हुए जब हम लोग स्टार्च को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस उसकी करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं। क्लियर? इसके बाद कहते हैं हमें कैसे पता चलता है कि जो सोल्यूशन हमारे पास है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट मतलब अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपको नहीं पता इसके अंदर स्टार्च मौजूद है कि नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, उस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर देते हो। अगर वो सोल्यूशन जो सा है गिव ब्लू कलर, अगर उस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए, देन हम लोग कहते हैं उसके अंदर क्या मौजूद है? स्टार्च मौजूद है। अगर ब्लू नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर स्टार्च नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल में बात करते हैं अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। क्लियर? ये दो एग्जाम्पल्स है किसकी? स्टार्च की। इनमें डिफरेंस क्या है? अमाइलोज कौन सी है? ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोसैकेराइड जोन से इसमें वो लिंक होते हैं, ग्लूकोज इसके अंदर होता है, और ये जो चेन होती है स्ट्रेट होती है, इसमें कहीं पे भी ब्रांच वगैरह नहीं होती। तो फिर हम लोग कहते हैं अमाइलोज क्या है? ग्लूकोज की ही ये चेन होती है, लेकिन ये अनब्रांच होती है, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की चेन है और ये चेन अनब्रांच मतलब इसकी कहीं से भी फर्दर ब्रांचेस नहीं निकली हुई, ये स्ट्रेट चेन जा रही होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाइलोज। अब अमाइलोपेक्टिन किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ही चेन होती है। ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की चेन होती है, लेकिन ये चेन देखें आप लोग, ये स्ट्रेट नहीं है, ये इधर को मुड़ी हुई है, इधर को है, इधर को है, मतलब इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब इसमें ब्रांचेस है, तो इसमें भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, लेकिन ये चेन जो सी ब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन नहीं होती, जबकि यहाँ पे ये ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती है। अब दूसरा डिफरेंस में क्या होता है कि अमाइलोज जोन सी होती है कोल्ड वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं और ठंडे पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये हॉट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। क्लियर?
ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता, हल नहीं होता, जबकि गर्म पानी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। ऐसी है बिल्कुल जैसे आप लोग चीनी जो उनसे पानी के अंदर मिक्स करते हो, मिक्स करते जाते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि उस पानी के अंदर चीनी मिक्स नहीं हो रही होती, आप लोग क्या करते हो, उस पानी को गर्म करते हो, फिर चीनी ऐड करना शुरू कर देते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीनी जो आप लोग बाहर से दोबारा से डाल रहे हो उसमें हल होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है कि अमाइलोज जो सा है, पानी ठंडे पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जब पानी को हॉट किया जाता है तो वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो दोनों कंडीशन, बेशक पानी ठंडा है या गर्म, ये इनसॉल्युबल ही रहता है, पानी के अंदर हल नहीं होता, किसी भी कंडीशन में हल नहीं होता। क्लियर? तो डेट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टार्च जो हमें डिस्कस की है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और इसमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड की जो एग्जाम्पल सेकंड वाली है, डेट इज़ द ग्लाइकोजन। पहले हमने स्टार्च को डिस्कस किया, अब हम लोग ग्लाइकोजन को देखते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? जैसे प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लूकोज वगैरह, वो भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, कि ग्लूकोज के मालिक्यूल जो से हैं वो मिलते जाते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना देते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए मिलते जाते हैं और इस तरह एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को? ग्लाइकोजन। क्लियर? तो ये किस में हो रहा है काम? एनिमल के अंदर। पहले हमने प्लांट की बात की थी, अब हम लोग एनिमल की बात करते हैं कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है बेसिकली इसकी अकरेंस देखें तो कहाँ पे ज़्यादा होती है, किन के अंदर, एनिमल बॉडी के कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है? तो लिवर सेल और साथ में मसल सेल जो उनसे होते हैं, मसल्स कह सकते हैं, इन दोनों के अंदर ग्लाइकोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। मसल्स में क्यों होता है, लिवर सेल में क्यों होता है? क्योंकि लिवर सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ही जो प्रोडक्ट जो बन रही है वो पाई जाएगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन ज़्यादा पाया जाता है। अब मसल सेल्स में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मसल सेल्स ने ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, इट परफॉर्म मोर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं इन्होंने, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको फूड चाहिए होती है। फूड जब टूटता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाती है? एनर्जी आती है। क्लियर? तो एनर्जी, ग्लाइकोजन जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ अ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स जो सा होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी डेट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, के जो बेसिकली वो एनर्जी सबसे पहले किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, तो मसल सेल्स ने ज़्यादा काम करना होता है, उनको ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पे जो स्टोर फूड होता है उसकी ब्रेकडाउन की जाती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की जाती है, उसको ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ या एक्टिविटीज़। स्टूडेंट, ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन का सेकंड नेम एनिमल स्टार्च भी है। जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च बन रही थी, इसी तरह एनिमल के अंदर भी फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो उस स्टोर फूड को हम लोगों ने हालांकि ग्लाइकोजन का नाम दिया, लेकिन प्लांट के साथ रिजेंबल करें तो फिर इसको हम लोग एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। तो एनिमल स्टार्च बेसिकली किसको कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस एनिमल स्टार्च, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एनिमल स्टार्च कौन सी है, तो आप लोग सम टाइम इस स्टार्च के बारे में जिक्र कर देते हो। तो इसका नहीं बल्कि ग्लाइकोजन का जिक्र करना है जब भी आपसे एनिमल स्टार्च का पूछा जाए। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए, इसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर जब भी ये वाटर की प्रेजेंस में टूटता है, इट आल्सो यील्ड, ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट आल्सो गिव अस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स।
क्लियर। तो ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद कहते हैं हमें कैसे पता चलता है जो सोल्यूशन हमारे पास है उसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर सोल्यूशन के अंदर हम लोग आयोडीन ऐड करें तो उसके रिजल्ट में सोल्यूशन का कलर रेड हो जाए, सोल्यूशन हमें रेड कलर दे तो हम लोग कहते हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। अगर रेड कलर नहीं है, ब्लू कलर आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि वो स्टार्च मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल जोन सी थी पॉलीसेकेराइड की, दैट इज द सेलुलोज। सेलुलोज क्या है स्टूडेंट, ये भी पॉलीसेकेराइड ही होते हैं और बेसिकली ये पार्ट होते हैं सेल वॉल का। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के सेल वॉल का ये मेन पार्ट होते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड। क्लियर स्टूडेंट। हमने कहा था पीछे कि जो पॉलीसेकेराइड हैं कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो कॉमन फॉर्म है जो मोस्टली ज़्यादा नेचर में पाई जाती है वो पॉलीसेकेराइड है। अगर फर्दर पॉलीसेकेराइड्स में से पूछा जाए कि कौन सी है पॉलीसेकेराइड जो बहुत ज़्यादा नेचर में पाई जाती है, मतलब कौन सी कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अबंडेंट है, तो आप लोग सेलुलोज के उसमें एग्जाम्पल दोगे। अगर ऑप्शन में सेलुलोज है तो आप लोग सेलुलोज को टिक करोगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड तो फिर आप लोग पॉलीसेकेराइड को क्लिक करोगे। अगर ऑप्शन में पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट तो फिर आप लोगों को सेलुलोज में पूछा जाएगा, मोनोसेकेराइड आ जाएगा, ओलिगोसेकेराइड आ जाएगा, तो आप लोग किसको क्लिक करोगे, सेलुलोज को, क्योंकि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट, सेल वॉल का ये मेन पार्ट होता है, अबंडेंट होता है नेचर के अंदर ये बहुत ज़्यादा। कहते हैं सेलुलोज प्योर फॉर्म में हमें कहाँ से मिलती है, तो कॉटन से हम लोग, कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की प्योर फॉर्म जो सी है डेट इज द कॉटन। कॉटन को कहा जाता है ये सेलुलोज की प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म सेलुलोज की कौन सी है, कॉटन है। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं उसके रिजल्ट में ये हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं। जब भी सेलुलोज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसके बाद टेस्ट करना है कि सेलुलोज मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब भी सोल्यूशन के अंदर हम लोग आयोडीन ऐड करते हैं, अगर सोल्यूशन ना रेड कलर दे रहा है ना ब्लू कलर दे रहा है, हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। जब भी सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होता, नो कलर, जब भी सोल्यूशन कोई कलर नहीं देगा तो मतलब उसके अंदर सेलुलोज मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट। अब कहा जाता है सेलुलोज जोन से है, अगर एनिमल अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं, अगर एनिमल इसको खा लें, इनटेक कर लें, अगर ह्यूमन जोन से है वो इस सेलुलोज को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर ले, इसको खा ले सेलुलोज को, तो वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास इसको तोड़ने के लिए इंजाइम्स नहीं मौजूद। बाकी चीज़ों को तोड़ने के लिए ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजाइम्स मौजूद है, लेकिन सेलुलोज की ब्रेकडाउन के लिए, उसकी डाइजेशन के लिए ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेलुलोज इंजाइम्स मौजूद नहीं होते। जबकि जो सेलुलोज हैं बाकी मैमल्स वगैरह हैं जैसे कोस, बफेलोज वगैरह हैं, उनके अंदर ये सेलुलोज डाइजेस्टेबल है, टूट जाता है। क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी के अंदर क्या रखे हैं, कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसे कि यीस्ट वगैरह है, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्ट और लिविंग क्रिएचर्स थोड़ी सी होती है, ठीक है, ये मौजूद होते हैं यहाँ पे। ये इन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये
म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इंजाइम सेक्रेट करते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेलुलेज। एज आ गया है एंड पे, मतलब ये इंजाइम है। ये सेलुलेज जो सा है इंजाइम सेलुलोज की ब्रेक डाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मैमल है उनकी बॉडी के अंदर खुद नहीं बनता, बल्कि उनके अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस सेलुलेज इंजाइम को बना रहे होते हैं, और ये सेलुलेज इंजाइम इस सेलुलोज पे अटैक करके इसकी डाइजेशन करवा देता है, फिर ये इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। जब ये टूटता है उसके रिजल्ट में एनर्जी बनती है। अब ये इसके रिजल्ट में जो एनर्जी जो इनके पास फूड आता है, ये प्रोटिस्ट जोन से हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फूड को खुद भी यूज़ करते हैं और फिर इन मैमल की बॉडी को भी प्रोवाइड कर देते हैं कि ये यहाँ से फूड वगैरह से एनर्जी ले लें। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते, जबकि मैमल की बॉडी के अंदर डिफरेंट जो कोज वगैरह हैं, बफेलोज वगैरह हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये सेलुलोज डाइजेस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि यीस्ट, प्रोटोजोआ वगैरह है। वो स्पेशल टाइप के एंजाइम सेलुलेज सेक्रेट करते हैं। वो सेलुलेज एंजाइम इस सेलुलोज पे अटैक करता है और फिर ये टूट जाता है और उसके रिजल्ट में एनर्जी वगैरह मिलती है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को ले लेते हैं और फिर इन मैमल्स को भी प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि ये मैमल्स जो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको सेलुलोज को तोड़ने में मदद दे रहे हैं, ये तो इनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैमल्स इनको क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? मैमल इनको अपने बॉडी के अंदर रहने की जगह दे रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे प्रीडेटर जो उनसे होते हैं उनके अटैक से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं। तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाकी प्रीडेटर के अटैक से बचाते हैं। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज को तोड़ने में मदद देते हैं, जबकि मैमल इनको क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ताल्लुक बना है डैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलीसेकेराइड के रिलेटेड। आपसे पूछा जाता है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के सेलुलोज जो सा ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेस्टेबल क्यों नहीं है। उसके बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें से ये आयोडीन टेस्ट वगैरह, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और फर्दर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है पूछा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।